हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने पहले वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, बहुत अच्छी सजेशंस भी दी, बहुत सारे लाइक्स दिए। थैंक्स अ लॉट। अब हम आए हैं दूसरे वीडियो की तरफ, और उसमें बहुत सारे कमेंट थे कि सर आपको कुछ वन शॉट्स चाहिए थे। सीरियसली मैं उनके प्रोसेस में हूँ। वन शॉट्स आर इन प्रोसेस, जो लिखा हुआ दे दिया, ठीक है। मैं प्रोसेस में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे वन शॉट्स बने जिनको देख के आपके क्वेश्चन सॉल्व हों। ये नहीं कि मैं 15 मिनट के वन शॉट बना दूँ, 20 मिनट के, कि आपका देख के दिल खुश हो जाए, वाह यार 20 मिनट में सीख लो ना। थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, उनको देख के आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इंतज़ार करिए, बहुत अच्छे वन शॉट्स आएंगे। अब जैसा कि आपने टॉपिक देखा ही होगा, ये जो वीडियो है वो ट्रिक्स के बारे में है। पहली बात क्या है कि क्या ट्रिक्स हेल्पफुल होती हैं या नहीं होती, मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मैं जो भी बताऊँगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ट्रस्ट मी, ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, ठीक है। ये पूरी फिज़िक्स के बहुत सारे कोने कोने की चीज़ें कवर करता है। आपको सीरियसली देख के आनंद आने वाला है, ठीक है। और अगर आनंद आया तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको अच्छा लगा, ठीक है भाई। ट्रिक्स हेल्पफुल है या नहीं है, इसको जानने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी सुने, ठीक है भाई। चिंटू मिंटू दो भाई थे जो मेरे स्टूडेंट थे। दोनों जुड़वा भाई थे, जैसे दिख रहे होंगे, बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब क्या हुआ, दोनों जेई का एग्ज़ाम देने गए। दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते थे, नेचुरल सी बात है, सेम ही क्लास में होंगे। एग्ज़ाम में जब वो गए तो ऐसा हुआ कि जेई में एक क्वेश्चन आया। दोनों की तैयारी अच्छी, दोनों स्टूडेंट थे अच्छे, हाँ, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क था उनमें। चिंटू जो था वो कहता था मैं कुछ भी नहीं रटूंगा, उसने ऐसा दीन ईमान बना रखा था, मेरे को रटना ही नहीं है। मिंटू कहता था मैं समझ के रट लूँगा, अगर रटूंगा तो मेरा टाइम बचेगा। चिंटू मिंटू दोनों एग्ज़ाम में गए। अब हुआ क्या, ये क्वेश्चन आया कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक पत्थर को फेंका। आपने ऐसा क्वेश्चन देख रखा होगा शायद, पहले जेई में आ चुका है। और उसने कहीं सर्कल छोड़ा, इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल इधर, और वो दोबारा वर्टिकली ऑपोजिट पॉइंट पर आके मिल गया। अगर वो वर्टिकली ऑपोजिट पॉइंट पे आके मिला तो ये थीटा कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल नहीं है। एक बार किससे करवा के देखना, आप खुद करना, आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। यही हुआ चिंटू के साथ। चिंटू ने ये सवाल बहुत लेट में किया, उसने बहुत कैलकुलेशन करी, और आपको ही पता है ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा एरर, कम कैलकुलेशन कम एरर। उसके साथ भी यही हुआ, उसने बहुत सारी कैलकुलेशन करी, बहुत सारे एरर हुए, उसका आंसर गलत आया। मिंटू को एक शॉर्ट ट्रिक पता थी, उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को 6 सेकंड में सॉल्व कर लिया, आंसर भी सही लगा दिया। दोनों में डिफरेंस कितने का पड़ा भाई, मिंटू के आए +4, चिंटू के आए -1। 5 नंबर का डिफरेंस, बिल्कुल नहीं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा का था। तुम बोलोगे कैसे, उस 6 मिनट में जब चिंटू सवाल कर रहा था, इनफैक्ट गलती कर रहा था, मिंटू ने 2 क्वेश्चन और निपटा लिए, वो भी ठीक हो गया। टोटल उसके 12 नंबर बने और चिंटू के -1, 12 एंड -1, 13 नंबर का गैप पड़ा। 13 नंबर में क्या हो सकता है आप भी समझ सकते हो। तो समझाने की बात यह है कि आपका टाइम भी बचाता है, एरर भी बचाता है, समय भी बचाता है, मार्क्स भी अच्छे लाता है। तो क्यों ना कुछ अच्छी अच्छी प्रूवन टेक्निक सुने। चलो जी, पहले इसी टेक्निक से चालू करते हैं। अगर आपको इनके रीज़न चाहिए तो रीज़न ही बना देना, इसका रीज़न तो बहुत लंबा है, लेकिन बाकी ट्रिक्स के रीज़न चाहिए तो बता देना। और अगर आपको ट्रिक्स आती हो तो नीचे लिखना कमेंट्स में कि यस सर, आई डू नो ट्रिक नंबर 1 या ट्रिक नंबर 2, या आई नो ऑल द ट्रिक्स। लेट्स सी किसको कितनी ट्रिक्स आती हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इसने थीटा पर छोड़ा, 3 थीटा पर मिला, सॉरी थीटा पर छोड़ा। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे को, प्रूवन चीज़ है कि अगर ये वर्टिकल से इधर थीटा पर छोड़ता है तो उधर 3 थीटा पर मिलेगा। सिंपल है, हो गया सवाल सॉल्व। तुम बोलोगे कैसे, मैं बोलूँगा देखो भाई, ये 3 थीटा होना चाहिए, 3 थीटा, और ये इसके ठीक सामने है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा + 3 थीटा 4 थीटा हो गया, और ये कितना है 180 डिग्री है। तो जी थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। इससे छोटा सॉल्यूशन क्या लिखोगे, इससे छोटा सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड्स में सवाल हो गया, शायद ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 45 डिग्री। लो जी, आगे चलें बच्चों। अब आगे उन्होंने और रिसर्च करी। चिंटू मिंटू को उस एग्ज़ाम के बाद एक ट्रिक्स खोजने का चस्का चढ़ गया, वो मेरे से भी डिस्कस करते रहते। एक वर्मा जी में सवाल है,
नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, लेकिन उसमें एक पार्टिकल होता है और वो सर्कल छोड़ के स्टार्टिंग पॉइंट पे आके गिर जाता है। तो उसका एक पार्ट है कि वो कितने एंगल पे सर्कल छोड़ेगा। अगर आपने वर्मा जी करी है सर्कुलर की वर्क बाय एनर्जी की, तो उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में ये सवाल है। इसमें कुछ नहीं करना, अगर एंगल थीटा है और वो यहाँ गिरता है तो इसका मतलब ये वर्टिकल से इस वर्टिकल से 180 डिग्री पे गिर रहा है। तो ये 180 है तो मुझे पता है ये थीटा, ये 3 थीटा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 थीटा 180 है, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया आपके पास, थीटा आपके पास 60 डिग्री हो गया। अब बताओ इससे आसान सवाल क्या हो सकता है कि नहीं मजेदार। तो अगर आपको ट्रिक पता थी तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा यस सर आई न्यू द फर्स्ट ट्रिक। अब चिंटू मिंटू और रिसर्च में लग गए, ठीक है। तो ये मिंटू की रिसर्च थी, अब चिंटू ने कहा कि मैं भी एक अच्छी रिसर्च लाता हूँ। उन्होंने एक अच्छी रिसर्च दी और चिंटू ने एक दिन मिंटू से बोला कि भाई पहला क्वेश्चन तूने सही किया, अब तू ये कर। उसने उनको 2 मासेस दिए, कुछ भी मासेस हो सकते हैं, और उसकी 2 वेलोसिटी दी और बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, बता इस केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कुछ भी ले लो डेटा, मान लो एक 4 किलो है 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक 2 किलो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। सपोज हम ई की वैल्यू हाफ दे दें या कुछ भी दे दें। अब आपको इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सवाल बहुत आसान नहीं होता, मतलब होता आसान ही है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इसमें करते क्या है कि पहले कॉलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटीज निकालते हैं। इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, फिर आप इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे टोटल हाफ mv1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर, फाइनल भी निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, बहुत सारी कैलकुलेशन। यही हुआ मिंटू के साथ। मिंटू ने इस केस में कैलकुलेशन मिस्टेक करी, फिर चिंटू ने बताया कि देख उस दिन तूने बताई थी, आज मैं तेरे को बताता हूँ। इसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है मैं बताता हूँ। कहाँ से आया उसकी छोड़ो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हाफ म्यू, म्यू को रिड्यूस मास बोलते हैं, जो कि m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होता है। कई बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे कि सर हमको पता है। अगर पता है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा सर मुझे सेकंड ट्रिक भी पता थी, या सेकंड पता थी फर्स्ट नहीं पता थी, एंड सो। ये होता है हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर। यू रिलेटिव कुछ नहीं होता, यू रिलेटिव बेसिकली उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होती है, मतलब u1 माइनस u2 होता है। यू रिलेटिव मतलब टक्कर से पहले के रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होता है हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, कैसे कह रहे हो, तो मैं कहूँगा देखो बच्चों बहुत सिंपल है। मान लो कि एक 5 किलो का मास 4 मीटर पर सेकंड से और 10 किलो का मास 1 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट जा रहा है, ई 1/5 है, अपने को लॉस निकालना है, ठीक है। हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, म्यू इस केस में हो गया m1 जो कि 5 किलो है, m2 जो कि 10 किलो है, 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10, ठीक है। म्यू यू रिलेटिव इन दोनों का डिफरेंस होता है, लेकिन इस केस में डिफरेंस जो होगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 4 - 1 ना होकर के 4 - -1 हो जाएगा, जो कि 4 + 1 हो जाएगा। 1 माइनस ई 1/5 है, तो 1 - 1/5 का स्क्वायर, और ये सब कैलकुलेशन आप देख सकते हो, आंसर आपका 42 आ गया। अब सोचो कितना टाइम बचा कि नहीं बचा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आपको अगर ये ट्रिक आती थी तो नीचे लिखना, और आपको अच्छी लगे तो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है बच्चों। तो इट वॉज गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। मैं आपको बताऊं कि यही कॉलिजन की ट्रिक चिंटू ने फिर मिंटू को बताया कि हम सेम का यूज़ करके कैपेसिटर में भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपने कैपेसिटर में क्वेश्चन देखा होगा कि 2 कैपेसिटर होते हैं और एक का पोटेंशियल V1 एक का पोटेंशियल V2, और आपसे पूछा जाता है कि इसमें हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। आप कैपेसिटर को मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, वेलोसिटी को वोल्टेज, वोल्टेज को वेलोसिटी की तरह। सेम फॉर्मूला लगेगा, हाफ म्यू की जगह m1 m2 बाय m1 प्लस m2 की जगह c1 c2 बाय c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का स्क्वायर। इसमें भी ध्यान रखना कि अगर इसकी पोलैरिटी उल्टी हो, उल्टी का मतलब अगर आपके पास ऐसे दे रखा हो कि इसका पोटेंशियल ऐसे है और इसका पोटेंशियल ऐसे है, मतलब इसका पॉजिटिव लेफ्ट है इसका नेगेटिव लेफ्ट है, अगर ऐसा कुछ आए तो वही v1 माइनस v2 की जगह v1 प्लस v2 हो जाएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था। इससे आप हीट प्रोड्यूस लगा सकते हो, निकाल सकते हो। एक टर्म 1 माइनस ई स्क्वायर भी आती थी, उसको यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली अल्टीमेटली दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जिसमें अल्टीमेटली वेलोसिटी सेम हो जाती है, और आपको पता है वेलोसिटी कब सेम होती है टक्कर के बाद। यस बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वेलोसिटी तब सेम होती है जब ई की वैल्यू 0 होती है।
इसीलिए जो 1 माइनस ई स्क्वायर की टर्म थी वो इस केस में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये 1 ही हो जाएगा। तो बहुत अच्छी उन्होंने रिसर्च करी, उससे आपको ही फ़ायदा हो रहा है, और अगर आपको आती है तो नीचे कमेंट में लिखते रहना बच्चों। आगे चलते हैं। एक दिन क्या हुआ कि चिंटू मिंटू मेरे पास आए। उन्होंने कहा सर हमने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है, क्या आप ये सवाल हमारे लिए कर सकते हो? हम तो बच्चों जो मास्टर सीखता है ना, मास्टर 30-40% खुद से सीखता है और 60-70% बच्चों से सीखता है। उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया कि अगर सर ये मास है और ये 2 मास हैं, अगर ये मास रेस्ट पर रहता है तो ये m कितना होगा? m बराबर हाउ मच फॉर m टू बी एट रेस्ट। अगर m को रेस्ट पे रहना है तो m कितना होगा? मैंने बहुत कैलकुलेशन करी, फिर बात है कि मेरे को लगे 5 मिनट। उन्होंने कहा सर आपने कैलकुलेशन करी, आपको लगे 5 मिनट, लेकिन हम आपको ट्रिक बताते हैं। मैंने कहा बच्चों बताओ, मैं हमेशा राज़ी रहता हूँ बच्चों सीखने के लिए। अगर आपके पास भी कुछ अच्छी ट्रिक है तो नीचे कमेंट में लिखना और बच्चों को बताई जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात है कि m कितना है। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर ली, कोई भी कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, ट्रिक कहाँ है? अच्छा ट्रिक मुझे ही लिखनी पड़ेगी इस केस में। ट्रिक क्या है मैं बता रहा हूँ। कभी भी ऐसा सवाल हो तो ये सिस्टम कहलाता है एटवुड मशीन। ठीक है, आप यहाँ भी रिड्यूस मास लगा सकते हो, आप इसको, इस पूरे सिस्टम को 2 टाइम्स रिड्यूस मास से रिप्लेस कर सकते हो, चाहे कोई भी केस हो, ये सिस्टम चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, सिंपल सी बात। तो ये हो गया 2 टाइम्स रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होता है? m1 m2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 बाय 9, कितना हो गया? 4। ठीक है बच्चों, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि इधर m है और इधर आप इसको एक 4 kg से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात, क्वेश्चन हो गया कि इस m को रेस्ट में रहने के लिए m को क्या होना पड़ेगा? लो जी, आंसर आ गया 4 kg। बताओ कितना सिंपल काम है। तो इसीलिए आपको ये सब ट्रिक्स पता होनी चाहिए, बहुत फ़ायदा है। जेईई एडवांस में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो इस टाइप के होते हैं और बहुत चुटकियों में होते हैं। आप करोगे तो आपको पता चलेगा। मेंस एडवांस आप एक सेकंड में निकलोगे, आपका टाइम बचेगा। अब क्योंकि चिंटू मिंटू ने मेरे को एक ट्रिक बताई, तो भाई मास्टर है तो मास्टर भी एक ट्रिक बताएगा। मास्टर ने कहा बच्चों कि क्या तुम्हें एक चीज़ पता है? उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा एक सवाल होता है, उसमें ऐसा होता है कि एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर पे चार्ज है, ये हेमिस्फेरिकल शेल है, इस पर क्यू चार्ज है, और इस सेंटर पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? चिंटू मिंटू ने कहा सर हमने ये सवाल देख रखा है और ये सवाल अच्छा खासा मुश्किल है। उन्होंने कहा सर हम ये सवाल करेंगे, हमने यूरोप में देख रखा है। तो वो क्या कर रहे गए कि वो सवाल करने लगे, फिर उनको सवाल करने में लगे 6 मिनट। मैंने कहा ना, मैंने कहा मैं भी तुमको एक ट्रिक दूंगा। मैंने उनको एक ट्रिक बताई जो तब लग सकती है जब हमको कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है, when all charges are at the same distance from the point at which field is to be calculated। आपको इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, लेकिन इससे सारे के सारे चार्ज कितनी दूरी पर हैं? r दूरी पर हैं। अगर ऐसा कभी हो तो फील्ड कैलकुलेट करना चुटकियों का काम है। आप कहोगे कैसे? तो मैंने चिंटू मिंटू को बताया। मैंने कहा देखो बच्चों, अगर कभी भी सारे के सारे चार्ज r दूरी पर हैं, छोटे r दूरी पर, और उनका सेंटर ऑफ मास, हाँ अब तुम कहोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेंटर ऑफ मास कहाँ से आ गया? अरे भाई आता है, हमेशा नहीं आता, लेकिन जहाँ मैं कहूँगा वहाँ आएगा। अगर सारे के सारे चार्जेस r दूरी पर है और उनका सेंटर मास RCM दूरी पर है, तो ये सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। तुम बोलो कैसे? बता रहा हूँ, और इससे डायरेक्शन भी आ जाती है। एंड फील्ड इज अपोजिट टू लोकेशन ऑफ सेंटर मास, जहाँ सेंटर मास होगा उसको ठीक अपोजिट फील्ड होगी। तुम बोलो कैसे? मैं कहूँगा देखो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। ये रिंग सारी की सारी r दूरी पर है, और ये r की वैल्यू कितनी होगी? √r² + x², जहाँ पे ये r है और ये x है। सही है? अच्छा भाई, अब मेरे फॉर्मूले के हिसाब से E होता है KQ/RCM/R3। तो इस पूरी रिंग का सेंटर मास यहाँ आ जाएगा, आएगा। इस सेंटर मास की दूरी यहाँ से x हो गई, तो सेंटर मास की दूरी x, और नीचे वो जो दूरी है उसका क्यूब। तो ये दूरी कितनी है? r² + x² की पावर हाफ, इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। 3/2। लो जी, काम खत्म, आंसर आ गया। आपने बहुत लंबी डेरिवेशन करी होगी, इसका आंसर आ जाएगा।
ये डेरिवेशन तब भी आसान है, जो पिछला क्वेश्चन है आप एक बार जाना कि इससे पूछना भाई ये करो और देखते हैं क्या बताता है। ट्रस्ट मी, अगर उसको ट्रिक नहीं पता होगी तो उसको लगेगा टाइम, हो सकता हो भी ना। अगर आपको भी ये ट्रिक पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, देखते हैं किसको ज़्यादा ट्रिक्स पता है। अब ये चीज़ है, एक हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास जो होता है r/2 ऊपर होता है, सेंटर ऑफ मास ऊपर है, फील्ड नीचे होगी, KQ RCM बाय RQ। सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी r/2, और यहाँ से हर चार्ज की दूरी कितनी है बच्चों, r है, नीचे r³ हो गया, तो आंसर आ गया KQ/2r²। देखो कितना आसान, ट्रस्ट मी ये एक इरोडो की प्रॉब्लम है, आपको अगर आ गई एग्जाम में आप तो खट से निकल लोगे, ठीक है, और दूसरा बच्चा देखते रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई चिंटू और मेरी कहानी। हाँ, आप लोग ये बोल सकते हो सर कि इतने सारे सेंटर ऑफ मास हमको कैसे रटेंगे, है ना, हमने सेंटर ऑफ मास तो पढ़े नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन बताने से पहले एक छोटी चीज़ मैं और बता दूं आपको कि अगर आपको सपोज इस केस में एक आधी रिंग भी आ जाए तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r/π पर, आधे रिंग का। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी आपके लिए आसान है, ठीक है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आएगा KQ RCM डिवाइड बाय RQ। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है उसकी दूरी हो जाएगी 2r/π, और मैं थोड़ा बोर्ड से बाहर चले जाता हूँ, नीचे ये सारे के सारे डिस्टेंस आ रही है यहाँ से, नहीं है, तो लो जी आंसर आ जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा मुश्किल है जो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास हमेशा तो नहीं लगता, लेकिन कई जगह लग जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास तभी यूज़ करें जब आपका मास्टर बोले। एक चीज़ और, आप कहोगे सर 2r/π लगा दिया, r/2 लगा दिया, आपको सेंटर ऑफ मास याद कैसे होते हैं। वैसे ये चीज़ भी सबको पता होती है, आपको पता होती है तो आप नीचे कमेंट में लिखना सर मुझे पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं। एक्चुअली कुछ गिने चुने सेंटर ऑफ मास होते हैं। एक होता है सॉलिड कौन, ठीक है, हम इसको सी से दिखाते हैं। एक होता है ट्रायंगुलर प्लेट, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, कलर कर लेते हैं येलो इज़ फाइन। तो एक होता है आपके पास सॉलिड कौन, ट्रायंगुलर प्लेट, होलो स्फेयर, इनफैक्ट होलो हेमिस्फेयर होगा क्योंकि स्फेयर का सबको पता है, ठीक है, H। ये इनफैक्ट ये आधी रिंग होगी क्योंकि पूरी रिंग का सबको पता है सेंटर पे होता है। सॉलिड स्फेयर, ये भी सॉलिड हेमिस्फेयर होगा, और डिस्क भी आधी डिस्क होगी, हाफ डिस्क। अब कमाल की बात है कि इनके सेंटर ऑफ मास में एक पैटर्न है जो आप हमेशा याद रख सकते हो। पैटर्न क्या है बच्चों, कि कोन और ट्रायंगुलर प्लेट की हाइट होती है, तो आप इसमें लिखोगे H H। ये सब गोल गोल चीज़ें, स्फेयर, डिस्क, रिंग, इनके रेडियस होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें भाई, अब क्या करो, यहाँ लिखो, ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, ठीक है, हो गया। अब एक वियर्ड सी चीज़ याद रखना कि आपको कहीं घूम रहे हो, आपको 83 रुपये मिले, कितने रुपये मिले, 83। अब 83 कैसे याद करोगे, अब जैसे भी याद करो, जैसे कि आप 83 को 3 से बना सकते हो, जैसे ये तो 8 हो गया, ठीक है ना, या जैसे भी कर लो, लेकिन आपको 83 रुपये मिले, कितने रुपये मिले, 83, ठीक है। तो आप चिल्लाए पाए 83 पाए कि आपको कितने रुपये मिले, 83, ठीक है। बहुत ही वाहियात लॉजिक है, लेकिन ध्यान रखना जितना वाहियात लॉजिक उतने आसानी से याद होता है। तो पाए 83 पाए, लो जी याद हो गया। H/4, H/3, R/2, 2r/π, 3r/8, 4r/3π। आपको मज़ा आया तो भी नीचे लिखना, और अगर आपको पता था तो भी लिखना, देखें किसको सबसे ज़्यादा ट्रिक्स पहले से पता थी, ठीक है बच्चों, ये हो गया। हाँ, एक बड़ी समस्या है कि ऑर्डर कैसे याद रहेगा, तो इसकी एक पुरानी कला है जो कोटा में वर्षों चली आ रही है, वहाँ की परंपरा में है। तो ये है, आप इसको ऐसे याद करते हो कि आप लिखते हो भाई तू चल कहीं भी चले ना, तू यहाँ आ जा, आप ऐसे लिखते हो सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी जी रही नहीं, लेकिन उनका नाम अभी तक चल रहा है।
सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, CTHRST, ठीक है। तो आप इससे याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक आपको भूलेगी नहीं, ठीक है। मैं इसको ट्रिक का नाम नहीं दे रहा वैसे, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो। तो मैंने आपको 5 ट्रिकें बता दी, ठीक है बच्चों। आपको होप्स हो ये 5 ट्रिकें बहुत अच्छी लगी होंगी, ठीक है, आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। एक बारी अगर मैं रिकैप कर लूँ तो ट्रिक्स का रिकैप ऐसे है कि हमने सबसे पहले आपको ट्रिक बताई, वो बताई थी थीटा 3 थीटा, थीटा पे छूटेगा 3 थीटा पे आएगा, बहुत अच्छी ट्रिक थी, ठीक है। इससे हमने कुछ सवाल भी किए थे। फिर हमने दूसरी ट्रिक बताई कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू, जो कि m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होता है, यू रिलेटिव स्क्वायर मतलब u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। गजब ऑसम ट्रिक थी, ठीक है। तीसरा मैंने बताया कि आप सेम इसका यूज़ करके कैपेसिटर में यूज़ करके हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हो, ठीक है। अगली ट्रिक बहुत सही थी कि आप इसको कभी भी 2 म्यू से रिप्लेस कर सकते हो, जहाँ पे म्यू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 है, ठीक है। अगली जो ट्रिक थी आपके पास वो थी सेंटर मास कैलकुलेशन के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए, जब सारे चार्जेस r दूरी पर हों और सेंटर मास RCM दूरी पर हो। बहुत ही ऑसम ट्रिक है, बहुत ही अच्छी है। तो आपको हो सकता है ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी। अगर आपको चिंटू मिंटू की और एक्सपेरिमेंट सुनने के, उन्होंने और क्या ट्रिक निकाली, कैसे वो आपका टाइम बचा सकते हैं, तो आप बताना, कमेंट्स में लिखना। हम आपको चिंटू मिंटू की और ट्रिक्स लेके आएंगे और आप अपना प्यार दिखाते रहिए, बरसाते रहिए, ठीक है। और नीचे कमेंट्स में लिखते रहिए कि आपको मेरे से और क्या चाहिए, और आपके वन शॉट बहुत जल्दी आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, नमस्ते, फिर मिलेंगे, बाय।